का मोबाइल डेटा, 800 नंबर्स ने एप्स्टेन फाइल्स, पनामा के इंकशाफात को भी पीछे छोड़ दिया है। एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स और उनके बच्चे, बेगमात, शोबिस के बड़े बड़े सितारे, मुनीब भट्ट, सारा समेत सब ही पिंकी के हमाम में नंगे दिखाई दे रहे हैं। सादिक मुख्तार, साबिक एमएनए, एमक्यूएम, बेगम समेत पिंकी के गाहक और मकरूज भी हैं। जराए का तो ये भी दावा है कि सेनेटर शेरी रहमान और एजाज जखरानी के बच्चों की अम्बात में भी पिंकी के जहरीले नेटवर्क का किरदार दिखाई देता है। नाजरीन, एक औरत, मुतअद्दिद शहर, हजारों के लगभग फोन नंबर्स की लिस्ट, ऐसा नेटवर्क जो अदाद शुमार, डाटा, राब्तों और खामोशी के सहारे 13 सालों से चल रहा है। हर नंबर के पीछे एक लेयर है और इस लेयर को लीड कर रहा है एक सिसिलियन माफिया। पिंकी दावे कर रही है कि उसकी रसाई पार्लियामेंट की राहदारियों से होती हुई ताकत के उस मरकज से है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब शायद लोग समझ जाएं कि सिसिलियन माफिया आखिर किसे कहते हैं। पिंकी के मोबाइल से हासिल नंबर में मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल हैं। एक कैटेगरी वो है जिसे तफ्तीशी जुबान में हाई प्रोफाइल कंज्यूमर कहा जाता है, यानी वो लोग जो खुद डिलीवरी नहीं करते, जो सड़क पर दिखाई नहीं देते, मगर उनकी डिमांड मुसलसल और महंगी हुआ करती है। उनमें सियासतदान, कारोबारी खानदान के अफराद और बासर तबकात के करीबी लोग भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी रिपीट कंज्यूमर्स, यानी वो गाहक जो एक बार नहीं बल्कि बार बार ऑर्डर देते हैं। डाटा के मुताबिक ऐसी सार्फिन का ऑर्डर पैटर्न बाकायदा था। हफ्तावार या 2 हफ्ते बाद मखसूस मिकदार, मखसूस मकाम, यानी वो डाटा पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। तफ्तीशी अंदाजों के मुताबिक एक रिपीट कंज्यूमर सालाना 10 से 20 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। और दोस्तों, अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि सप्लाई कैसे पहुंचती थी। जराये के मुताबिक नेटवर्क का बुनियादी उसूल ये था कि कोई भी शख्स पूरा नेटवर्क ना जाने। सप्लाई एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन के जरिए भेजी जाती, क्योंकि मुसाफिर ट्रेनों में चेकिंग कम और भीड़ ज्यादा होती है। लाहौर से कराची, कराची से अंदरून सिंध और फिर छोटे पॉइंट्स पर इसकी तकसीम का अमल, ये सब एक मल्टी स्टेज लॉजिस्टिक मॉडल के तहत रूनुमा होता रहा। हर कंसाइनमेंट उमूमन 4 से 5 पैकेट्स पर मुश्तमिल होती थी और हर पैकेट को एक अलग शख्स उठाता। इस तरह के अगर पकड़ा भी जाए तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज ना हो। जराये बताते हैं कि राइडर सिर्फ ड्रॉप पॉइंट्स जानते थे, खरीदार का नाम नहीं। खरीदार सिर्फ एक कोड वर्ड या लोकेशन पिन के जरिए से चीज को वसूल किया करता था। अदायगी का निज़ाम भी रवायती नहीं था। कैश कम और अकाउंट्स, डिजिटल ट्रांसफर और तीसरे शख्स के जरिए पेमेंट ज्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी। बात सूरतों में पैसे बराह रास्त नहीं बल्कि कर्ज के तौर पर भी दर्ज होते ताकि हिसाब किताब बिखरा रहे। और यही वजह है कि तफ्तीश में 5 लाख 10 लाख जैसे नंबर सामने आते हैं जो बज़ाहिर जाती लेन देन लगते हैं, मगर असल में एक नेटवर्क की बुक कीपिंग का हिस्सा है। जरा ये भी कहते हैं कि नेटवर्क में सिर्फ एक खानदान या एक शख्स शामिल नहीं था। रिश्तेदार, करीबी लोग और बाज़ ख़वातीन भी मुबैना तौर पर ऑर्डर मैनेजमेंट और राब्ताकारी में शामिल हुआ करती हैं। कुछ अफराद सिर्फ ऑर्डर देते, कुछ सिर्फ आगे पहुंचाते और कुछ सिर्फ पैसों का हिसाब किताब रखते। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ प्रोडक्ट एक गैर कानूनी थी। तालीमी इदारों और पोश इलाकों का किरदार भी तफ्तीशी बयानात में सामने आया है। मुबैना तौर पर कुछ मकामात पर हाई प्रोफाइल कस्टमर को तरजीह दी जाती थी क्योंकि वहाँ खतरा कम और मुनाफा ज़्यादा हुआ करता है। और यही वो नुक्ता है जहां ये मसला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज का मसला बन जाता है। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ज़राए के मुताबिक ये नेटवर्क 1-2 साल नहीं बल्कि 10 से 12-13 साल तक मुतहरिक रहा। यानी 1 दहाई तक सप्लाई, 1 दहाई तक डिमांड और 1 दहाई तक सिर्फ खामोशी।
सवाल ये नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, सवाल ये है कि किसकी आंखें बंद रहीं। और जब बात टेस्ट केस की जा रही है तो माजी के तजुर्बात हमें मोहतात रहने का कहते हैं। हमारे यहाँ पहले भी बड़े बड़े केसेस आए, बड़े बड़े दावे हुए, मगर अंजाम क्या हुआ ये सबको याद है। इसलिए असल इम्तिहान नारों का नहीं बल्कि नताइज का है। फैसला अब रियासत, इदारों और मुआशरे ने करना है, क्योंकि जब आग सिर्फ गरीब के घर में लगती है तो हम तमाशाई बने रहते हैं, लेकिन जब शोले हमारे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो तब शोर मचता है।